नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ने जा रहे हैं भाषा। भाषा भास धातु से मिलकर बना है और भास का मतलब होता है बोलना। तो भाषण करना, भाषण देना, तो भाषण जो है उसका अर्थ होता है बोलना। तो हम भाषा का प्रयोग बोलने के लिए करते हैं। तो इस तरह जब मनुष्य जिस माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे हम कहते हैं भाषा। भाषा जो होती है वह ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करता है और कार्यों को संपादित करता है। भाषा 3 प्रकार की होती है। भाषा के प्रकारों को विद्वानों ने 3 भागों में बांटा है। पहला है मौखिक। मौखिक का अर्थ होता है मुख से बोलना, अर्थात मौखिक रूप से हम जब भाषा का आपस में आदान प्रदान करते हैं, उसकी ध्वनि की कोई लिखित चिन्ह का हम प्रयोग नहीं करते, वह कहलाती है मौखिक भाषा। दूसरा प्रकार है भाषा का लिखित। लिखित भाषा का अर्थ होता है जब हम भाषा के ध्वनि चिन्हों को लेखन के माध्यम से लिपिबद्ध करते हैं और उसके पहचान से हम उसे लिखना और उसके माध्यम से अपने विचारों का जब आदान प्रदान करते हैं, लेखन के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसे कहते हैं लिखित भाषा। और उसके पश्चात है सांकेतिक भाषा। जब हमारे पास भाषा नहीं थी, जब हम मूक थे, तो हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया करते थे। अर्थात कई बार मूक अभिनय हम चलचित्रों में देखते हैं, तो मूक का अर्थ होता है संकेत से मुख होकर के, चुप होकर के, मौखिक रूप से भी हम कोई ध्वनि का उच्चारण नहीं करते, बल्कि संकेत के माध्यम से हम अपनी बातों को समझाने का जो प्रयास करते हैं वह भी एक भाषा है, क्योंकि उससे भी विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन यह अब भाषा चलन में नहीं रही। इस प्रकार से हिंदी भाषा जो है मौखिक और लिखित रूप से जानी जाती है। आज हम हिंदुस्तान में रहते हैं और अधिकतर लोगों की जो भाषा है वह है हिंदी भाषा, और उसे हम मौखिक और लिखित रूप में पहचानते हैं। अब हम अपनी भाषा की पहचान करने के लिए सबसे पहले भाषा के स्वरूप को जानेंगे। तो भाषा का पहला स्वरूप है वर्ण। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह मूक होता है और कहीं ना कहीं अपने संकेत से माँ को समझाता है, और कुछ चीज़ों को जब वह सुनने लगता है तो माँ का अ च प इस तरह से मम इस तरह के चीज़ों का, इस तरह की ध्वनियों का उच्चारण करता है, और उस उच्चारण के माध्यम से हम या कोई भी माँ समझती है कि उसे जल अर्थात पानी की आवश्यकता है और हम उसे जल दे देते हैं। इस तरह से वह धीरे धीरे वर्णों को सुनता है और वर्णों को जोड़ करके सुन वह किसी का नाम लेना, किसी को चाचा, किसी को मामा, इस तरह की चीज़ों का उच्चारण करने लगता है। इस तरह से भाषा जो है वो अनुकरणीय है और भाषा सुनकर समझी जाती है। अलग अलग प्रदेश, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषा हो सकती है, क्योंकि हम भारत में रहते हैं और भारत की भाषा मुख्य रूप से हिंदी मानी गई है। तो हिंदी भाषा में सबसे पहले हम स्वरूप को जानेंगे। पहली भाषा की सबसे न्यूनतम और सबसे छोटी इकाई है, जो कोई बच्चा जब विद्यालय में जाता है तो उसे भाषा के उस स्वरूप से परिचित कराया जाता है, वह स्वरूप है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका विभाजन या खंड नहीं किया जा सकता उसे वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए स्वर अ आ ई, यहाँ तक कि व्यंजन भी इसका उदाहरण है। किसी व्यंजन में क में मिला होता है स्वर क और अ, तो क और अ के बाद इसका खंडन संभव नहीं है। क जो है वो क और अ से मिलकर बनता है और इसके बाद इसका खंडन संभव नहीं है, इसका विभाजन संभव नहीं है। तो यह जो अंतिम सबसे छोटी इकाई है जिसका खंड संभव नहीं है उसे हम कहते हैं वर्ण। अब वर्ण जो है, वर्ण को हम भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई मानते हैं। इसके पश्चात हम जानेंगे कि क्या शब्द है और किस तरह से वाक्य है। अभी हमने जाना कि वर्ण क्या है। तो वर्ण क्या है?
वर्ण जिसका खंडन संभव नहीं है। लेकिन अब हम जानेंगे कि शब्द कैसे बनते हैं, शब्द क्या है। तो शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक मेल, वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? शब्द। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के सार्थक मेल। अब सार्थक का क्या अर्थ होता है? सार्थक का अर्थ होता है सही अर्थ देने वाला। तो शब्द हम किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। सार्थक का अर्थ होता है सही अर्थ देने वाला। वर्ण के कई मेल हो सकते हैं, लेकिन अगर वह अपना सही अर्थ न दे और उसके माध्यम से हम किसी चीज की कल्पना नहीं कर सकते, किसी वस्तु के बारे में अगर नहीं जान सकते, तो वह मेल जो है सार्थक नहीं माना जाएगा। एक उदाहरण से मैं इसे समझाऊंगी आपको। जैसे ल, क और म। ल, क, म, यह जब हम इसे मेल, इन वर्णों का अगर हम मेल कर देते हैं तो ल, क, म अगर लकम हम कहें तो यह जो शब्द है मेल तो वर्णों का है, लेकिन क्योंकि इससे हम कोई अर्थ ग्रहण नहीं कर रहे हैं, ये सार्थक नहीं, अपना सही अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए यह शब्द नहीं है। यह जो है क्या है? शब्द नहीं है। वहीं पर यदि हम इसे उलट पलट कर सही ढंग से इसका सार्थक मेल करते हैं तो इसका हम एक अर्थ निकाल सकते हैं, कलम। कलम। क और ल और ये क और ल और म, हमने इसको मिला दिया, क ल म, तो इससे बना कलम। इससे हम कमल शब्द भी बना सकते हैं, क म ल, तो इससे क्या बनेगा? कमल। कलम का अर्थ क्या होता है? हम इंग्लिश में इसे कहते हैं पेन। और कमल का क्या अर्थ होता है? यह एक तरह का फूल है। तो हम इसका अर्थ ले रहे हैं कलम और कमल। तो यह जो है वर्णों का सार्थक मेल है और वर्णों के सार्थक मेल को हम कहते हैं शब्द। अब हम जानेंगे शब्द मिलकर पद बनाते हैं। शब्द मिलकर पद बनाते हैं और यही पद मिलकर जो है कई वाक्यों का निर्माण करते हैं और इस तरह से संयुक्त और मिश्रित कई तरह के वाक्य हो सकते हैं। तो वाक्य के बारे में हम जानेंगे कि वाक्य क्या है। वाक्य है शब्दों या पदों का सार्थक मेल। वाक्य कहलाता है। तो हमने क्या जाना कि वाक्य जो है वो क्या है? शब्दों या पदों का सार्थक मेल जो है वह वाक्य कहलाता है। और सार्थक के साथ साथ यह क्या होना चाहिए? क्रमबद्ध भी होना चाहिए। वाक्य को क्या होना चाहिए? सार्थक के साथ साथ क्रमबद्ध होना चाहिए, यानी व्याकरण के नियमों का पालन करना चाहिए। व्याकरण के नियम क्या होते हैं? व्याकरण का नियम है हिंदी में कि पहले आता है कर्ता, फिर कर और फिर क्रिया। तो इस तरह से यह क्रमबद्ध हो जाता है। इस तरह से ये क्या होता है? क्रमबद्ध हो जाता है। तो शब्दों या पदों का सार्थक मेल वाक्य कहलाता है, जो कि क्रमबद्ध होना चाहिए। इस तरह से हमने जाना कि वाक्य जो है वह शब्दों और पदों का सार्थक मेल जो होता है वह कहलाता है वाक्य। यहाँ मैं एक उदाहरण से आपको वाक्य को समझाना चाहूंगी कि क्या है वाक्य, किस तरह से वाक्य हो सकते हैं। तो वाक्य जो है वह क्या है?
शब्दों या पदों का सार्थक मेल है। तो उदाहरण से समझाऊंगी मैं। उदाहरण से आपको यहाँ पर समझाऊंगी मैं क्या कि वाक्य जो है वह किस तरह से क्रमबद्ध सार्थक मेल है। अब क्रमबद्ध तो हो, लेकिन अगर वो सार्थक ना हो, अगर वो सही अर्थ ना दे, तो वह वाक्य नहीं है। इसके एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करती हूँ। यह क्रमबद्ध है और सार्थक दोनों तरह से। क्या कि वह लड़की सुंदर है। यह सार्थक भी है और क्रमबद्ध भी है। यह क्या है? सार्थक भी है और क्या है? क्रमबद्ध भी। ठीक है, तो इस तरह से यह जो है वह वाक्य का सही उदाहरण है। लेकिन वहीं पर हम जो घटना कभी ना घटी हो, लेकिन हम क्रमबद्ध हो, लेकिन वह अपना पारंपरिक रूप से सही अर्थ नहीं देता, जो घटना कभी ना घटी हो, लेकिन हमने वाक्य को क्रमबद्ध तो लिखा हो, व्याकरण के आधार पर तो लिखा हो, लेकिन उसका कोई सही अर्थ ना निकलता हो, तो हम उसे वाक्य नहीं कहेंगे। उदाहरण से मैं इसे समझाना चाहूंगी कि वह कलम से खाता है। तो यहाँ पर कर्ता भी है, क्रमबद्ध है कि यहाँ पर कर्ता है, यहाँ पर कर्म है, यहाँ पर कर्म है और यहाँ पर क्रिया भी है, और यहाँ पर सहायक क्रिया भी लगी हुई है, यहाँ पर। लेकिन इसके पश्चात भी यह वाक्य जो है सार्थक नहीं है, अपना सही अर्थ नहीं दे रहा, क्योंकि पारंपरिक रूप से कोई भी आज तक कलम से कभी भोजन नहीं किया है, कभी कलम से खाया नहीं है। कोई भी व्यक्ति चम्मच से खाता है, कलम से नहीं खा सकता। तो ये चीज उस वाक्य के क्रमबद्ध होने के साथ भी उस वाक्य की योग्यता अनुसार नहीं, उसका सही अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए यह वाक्य सार्थक नहीं है। इस तरह से जब वह सही अर्थ दे, वाक्य अपनी बात को पूर्णतः रूप से किसी को सुनाने वाले को या किसी को बताने वाले को जब अपना पूर्ण और सही अर्थ दे और उसके माध्यम से क्रिया का सही जब निष्पादन होता है, तो तब वहाँ पर जो वाक्य है उसे सार्थक माना जाता है। तो इस तरह से हमने हिंदी व्याकरण में आज पढ़ा कि भाषा क्या है। जो भाषण करने की, बोलने की क्षमता है, उसे जिस माध्यम से हम अपना प्रस्तुतिकरण देते हैं, वह भाषा कहलाती है। भाषा के 3 स्वरूप हमने पढ़े। वर्ण जो सबसे न्यूनतम इकाई है, और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, और शब्दों के सार्थक मेल से ही वाक्य बनते हैं। और हम भाषा के और कई स्वरूप हैं, और भाषा को हम किस तरह से और पहचान कर सकते हैं, भाषा के उन स्वरूपों के माध्यम से हम किसी भाषा को पूर्णतः कैसे सीख सकते हैं, वो हम अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।